उन्होंने कहा था कि ये असंभव है। उन्होंने कहा था कि भारत कभी नहीं उभरेगा। क्या वे अंधे थे या बस डरे हुए थे? जब दुनिया ने दूसरी तरफ देखा तो भारतीय धरा से कुछ असाधारण उठने लगा, कुछ ऐसा शक्तिशाली, ऐसा अटल कि जिन लोगों ने इसे नकारा था वे अपनी अदूरदर्शिता पर पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। उन्होंने भारत को बहुत गरीब, बहुत भीड़-भाड़ वाला, बहुत अराजक बताया था ताकि वह कभी दिग्गजों से मुकाबला न कर सके। लेकिन ये वो है जो उन्हें आते हुए दिखाई नहीं दिया। अगले दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 ट्रिलियन का निवेश, हिमालय को चीरती सड़कें, मेगा सिटीज को जोड़ती बुलेट ट्रेनें, सिंगापुर को टक्कर देते बंदरगाह, दुबई को शर्मिंदा करते एयरपोर्ट, सबसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचते डिजिटल नेटवर्क। ये पश्चिम से उधार लिया हुआ पैसा नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से मांगा हुआ नहीं है। ये भारत है जो शुद्ध दृष्टि और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ खुद में निवेश कर रहा है। दुनिया ने नोटिस करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतिहास देख रहा है, क्योंकि भारत आज जो बनाता है वो सिर्फ एक देश को नहीं बदलता, ये पूरे विश्व व्यवस्था को बदल देता है। ये वो कहानी है जो वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम सुनो, और ये शुरू होती है धरती पर नहीं बल्कि सितारों में खुद। अगस्त 2023 में भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना, लेकिन उन्होंने कहीं भी नहीं उतरा। वे वहां उतरे जहां कोई और नहीं उतर सका, चांद का दक्षिणी ध्रुव, जहां महाशक्तियां क्रैश हुईं और फेल हो गई, जहां मिशन के बाद मिशन फेल हुए। चंद्रयान-3 ने कोमलता से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस जगह छुआ जिसे दुनिया अजेय समझती थी। भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था, लेकिन आगे जो हुआ उसने साइंटिफिक कम्युनिटी से कहीं आगे तक सदमे की लहरें भेज दी। इस मिशन पर सिर्फ $75 मिलियन खर्च करके। इस बारे में एक पल सोचो, जबकि नासा ने अपने मंगल मिशन पर लगभग $3 बिलियन खर्च किए थे। भारत चांद तक एक सिंगल हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के बजट से भी कम में पहुंच गया, एक सुपरहीरो मूवी के बराबर की कीमत, और भारत ने मानवता की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक पर विजय पा ली थी। पश्चिमी मीडिया स्पष्टीकरण ढूंढने में जुट गई। उन्होंने इसे किस्मत, भाग्य, एक फ्लूक कहा, कुछ भी, बस वह नहीं जो ये सच में था, क्योंकि सच स्वीकार करने का मतलब था कुछ ऐसा मान लेना जिसके लिए वे तैयार नहीं थे, कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों में वो हासिल कर लिया जो दूसरे असीमित बजट के साथ भी नहीं कर सके। ये किस्मत नहीं थी, ये शुद्ध भारतीय प्रतिभा थी, जिसने हर बाधा को चुनौती दी, हर अपेक्षा को तोड़ा, सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चमत्कार घटित किए। चांद तो बस भारत का ओपनिंग स्टेटमेंट था। 2027 तक 3 भारतीय गगनयान में सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, और उस लॉन्च के साथ भारत मानव इतिहास के दुर्लभतम क्लब में दाखिल हो जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने अपने लोगों को स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष भेजा है, लेकिन भारत उस एकाधिकार को तोड़ने वाला है। भारतीय रॉकेट, भारतीय अंतरिक्षयान और भारतीय मिशन कंट्रोल के साथ, जो हर पल मार्गदर्शन करेगा। हर एक कंपोनेंट बेंगलुरु में डिजाइन किया गया है, भारतीय फैक्ट्रियों में बना है और भारतीय हाथों से टेस्ट किया गया है। 200 साल के ब्रिटिश शासन ने भारतीय आत्मा को नहीं दबाया। क्या सच में किसी ने सोचा था कि गरीबी ऐसा कर पाएगी? 2035 तक एक भारतीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा होगा। 2040 तक भारतीय बूट चांद पर चल रहे होंगे। भारत पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष को पूरी मानवता के लिए सुलभ बना देंगे। जबकि दूसरे अंतरिक्ष से मुनाफा कमाते हैं, भारत इसे सबके लिए खोल देता है, और ये वो है जो इसे और भी उल्लेखनीय बनाता है। इसराइल सिर्फ $1.6 बिलियन पर चलता है, नासा को 25 बिलियन मिलते हैं। फिर भी बजट के एक अंश के साथ भारत चांद पर उतरता है, 30 से ज्यादा देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है और भारतीयों को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी करता है। ये सिर्फ कुशलता नहीं है, ये अपनी के लिए उत्कृष्टता है। पश्चिम अपना मोटा बजट रख सकता है, भारत ब्रह्मांड बदलता रहता है। लेकिन अगर चांद को जीतना आपको अचंभित करता है तो रुकिए और देखिए कि भारतीय धरा से क्या उठता है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ये सिर्फ एक और रेलवे लाइन नहीं है, ये भारत का दुनिया को ये घोषणा है कि सेकंड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। 58 किलोमीटर की शुद्ध गति, 320 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 200 मील प्रति घंटा। वो सफर जिसमें थकान भरे 7 घंटे लगते थे, अब भारत की मनी कैपिटल और उसकी फैक्ट्री पावर हाउस के बीच आरामदायक 2 घंटे में हो जाता है। इंजीनियरिंग लाजवाब है। 21 किलोमीटर की सुरंगें सीधे पहाड़ों को चीरती हैं। एक सुरंग 7 किलोमीटर गहरी है, पहाड़ की चोटियों से 250 मीटर नीचे।
एक 70 मंजिला इमारत की ऊंचाई से भी गहरी। भारतीय रुकावटों के चक्कर नहीं लगाते। भारतीय उन्हें ड्रिल करके सीधे पार कर जाते हैं। 24 पुल नदियों को पार करते हैं, जिसमें पवित्र नर्मदा नदी पर एक विशाल 1.4 किलोमीटर का स्पैन शामिल है। लगभग 1 मील का कंक्रीट और स्टील, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को ले जाता है। हाँ, जापान ने टेक्नोलॉजी दी, लेकिन भारत ने उसे ऐसी लागत पर बनाया जिसने विकसित देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उनकी सारी जानकारी पर सवाल खड़ा कर दिया। $17 बिलियन 2026 तक पूरा, रोजाना 40,000 यात्रियों को ढोएगा। ये तो सिर्फ पहली है। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर जल्द ही पूरे देश को पहले की तरह कभी नहीं जोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि भारत में बुलेट ट्रेन असंभव है। भारतीयों ने बहस में समय बर्बाद नहीं किया। भारतीयों ने बस इसे बना दिया। और अगर वो शक करने वालों को चुप नहीं कराती, तो गुजरात में जो खड़ा है उसे देखो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में कांसे का 182 मीटर का गर्व, वो आयरन मैन जिसने भारत को एकजुट किया जब निंदकों ने भविष्यवाणी की थी कि देश बिखर जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, थोड़ी सी नहीं, दोगुनी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर पर खड़ी है। ये सचमुच उसकी दोगुनी ऊंचाई है। लेकिन प्रतिमा तो बस शुरुआत थी। भारत ने उसके चारों ओर एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया। होटल, कन्वेंशन सेंटर, म्यूजियम, सब नर्मदा के पार 300 मीटर के एक पुल से जुड़े हुए। प्रतिमा के अंदर 153 मीटर की ऊंचाई पर आगंतुक घाटियों पर नजर डालते हैं और विशाल सरदार सरोवर बांध देखते हैं। 2018 से अब तक 25 मिलियन लोग इसे देखने आ चुके हैं। सिर्फ 33 महीनों में बना। नंगी जमीन से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तक 3 साल से भी कम में। लागत $430 मिलियन। दूसरे देशों में ऐसी प्रोजेक्ट्स में दशक लग जाते हैं और अरबों की ज्यादा लागत आती है। भारत ने इसे समय पर, बजट के भीतर और बेजोड़ भव्यता के साथ पूरा किया। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये एक वादा था जो निभाया गया। जब भारत प्रतिबद्ध होता है, भारत पूरा करता है। अब देखिए भारत अपने वित्तीय भविष्य के लिए क्या बनाता है। गुजरात में गिफ्ट सिटी। जब सिंगापुर एशिया की फाइनेंशियल कैपिटल बना, तो उन्होंने कहा कि कोई भी एशियाई देश इसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक बार फिर गलत, भारत ने बराबरी नहीं की। भारत इसे पार कर रहा है। 886 एकड़ की फ्यूचरिस्टिक टावर्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, सेंसर मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सीधे लंदन, सिंगापुर, हांगकांग और दुबई से प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया। भारत की पहली पूरी तरह ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी। प्लानिंग डॉक्यूमेंट नहीं, रियलिटी। 500 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियां पहले से यहां काम कर रही हैं। जेपी मॉर्गन, डॉचे बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। वे आए क्योंकि वे वो देखते हैं जो दूसरे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। भारत का उदय अनिवार्य है। 10 लाख वर्ग मीटर का ऑफिस स्पेस, पूरा होने पर 1 लाख रेजिडेंट्स। पहला फेज पहले से ही काम कर रहा है। भारतीय काम कर रहे हैं, व्यवसाय फल फूल रहे हैं। लक्ष्य 2030 तक भारत की वित्तीय सेवाओं का 20% हासिल करना। ये $1 ट्रिलियन का अवसर है। भारतीय अब लाखों में सपने नहीं देखते, भारतीय ट्रिलियनों में सपने देखते हैं। अब ऊपर देखो, देखो कि भारतीय दृढ़ संकल्प आसमान में क्या बनाता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरा होने पर दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक, पूरी तरह से उस जमीन पर बना हुआ जो मौजूद ही नहीं थी। 1160 हेक्टेयर समुद्र से पुनः प्राप्त जमीन। इसके बारे में सोचो, 2866 एकड़ जमीन पहाड़ियों को समतल करके और समुद्र को भरकर बनाई गई। 2 विशाल रनवे, प्रत्येक 3.7 किलोमीटर लंबे, दुनिया के सबसे बड़े विमानों के लिए काफी बड़े। टर्मिनल 7,10,000 वर्ग मीटर, 100 वॉलमार्ट स्टोर्स के कुल क्षेत्रफल से बड़ा। दुबई के टर्मिनल 3 से बड़ा, वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा। क्षमता हर साल 90 मिलियन यात्रियों की, इसे भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बनाती है। मुंबई 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला भारतीय शहर बन गया। निवेश $3.5 बिलियन अक्टूबर 2025 में खुला। उन्होंने कहा था कि भारतीय वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट नहीं संभाल सकते। अब भारत एयरपोर्ट बनाता है जो दुनिया को ईर्ष्यालु बना देते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बस बुनियाद है। भारत की असली क्रांति का निशाना कल है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन, भारत को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज बनाने के लिए $10 बिलियन। अभी दुनिया खतरनाक ढंग से कंप्यूटर चिप्स के लिए ताइवान,
दक्षिण कोरिया और चीन पर निर्भर है। एक संकट से पतन के करीब भारत ने कमजोरी देखी और अवसर को पकड़ लिया। 3 विशाल चिप फैक्ट्रियां पहले ही मंजूर हो चुकी हैं। टाटा ग्रुप गुजरात में $14 बिलियन की फैसिलिटी बना रहा है। सीजी पावर ने जापान के साथ पार्टनरशिप की। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने $2.75 बिलियन का निवेश किया। ऑपरेशनल होने पर ये फैक्ट्रियां हर साल अरबों चिप्स का उत्पादन करेंगी। विदेशी चिप्स असेंबल नहीं कर रही, बल्कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रही। पूरी प्रक्रिया सिलिकॉन से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। ये रही सीक्रेट वेपन। भारत के पास पहले से ही दुनिया की 20% चिप डिजाइन टैलेंट है। क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया सबके भारत में डिजाइन सेंटर हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग भी घर वापस आ रही है। लक्ष्य है 2030 तक सिर्फ 5 साल दूर दुनिया के टॉप 5 चिप प्रोड्यूसरों में शामिल होना। भारतीय दिमाग, भारतीय पैसा और भारतीय दृढ़ संकल्प से ये पहले ही हो चुका है। ये चिप्स बनाने के बारे में नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल आज़ादी के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में कि जब दुनिया को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी तो उन्हें भारत की ज़रूरत होगी। ब्रिटिश ने 2 शताब्दियों तक भारत के धन को लूटा। अब भारत ऐसा धन बना रहा है जो चोरी नहीं किया जा सकता, सिर्फ सम्मान किया जा सकता है। इस क्रांति को जोड़ने वाली नसें भी उतनी ही शानदार हैं। दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, $100 बिलियन, 1500 किलोमीटर की औद्योगिक शक्ति, धूल से उठते 24 ब्रांड न्यू स्मार्ट सिटीज, पुराने कस्बों का विस्तार नहीं, जीरो से नए शहर बनाना, एआई पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता हुआ, पूरे पेंसिल्वेनिया राज्य से बड़ा, भारत के 6 राज्यों को छूता हुआ, 180 मिलियन लोगों को आश्रय देता हुआ, विशेष रूप से भारत की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन के रूप में बनाया गया। फ्रेट ट्रेनें, 8 लेन हाईवे, फैक्ट्री क्लस्टर्स, सब बिना किसी रुकावट के जुड़े हुए। मिशन मैन्युफैक्चरिंग को अर्थव्यवस्था के 16% से बढ़ाकर 25% करना। ये हर साल $400 बिलियन का जुड़ाव है। जापान भारी निवेश कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी, क्योंकि वे समझते हैं कि भारत चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत की बराबरी करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जबकि चीन बूढ़ा हो रहा है, भारत मजबूत हो रहा है। दुनिया को भारत से सस्ता श्रम चाहिए था, भारत उन्हें इसकी बजाय एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है। सागरमाला, भारत की 7,500 किलोमीटर तटरेखा के चारों ओर बंदरगाहों का हार, 67 बंदरगाहों का आधुनिकीकरण या नया निर्माण किया जा रहा है। $120 बिलियन बंदरगाहों, शिपिंग रूट्स और वाटरवेज में डाले जा रहे हैं। प्रमुख बंदरगाह क्षमता दोगुनी कर रहे हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम्स लाखों टन को हैंडल कर रहे हैं। तटीय शिपिंग रूट्स कार्गो को ट्रकों के बजाय समुद्र के रास्ते ले जा रहे हैं। 60% लागत बचत। पूरा होने पर ये बंदरगाह हर साल 3.5 बिलियन टन माल हैंडल करेंगे, वर्तमान क्षमता से 3 गुना। परिवहन लागत में हर साल $35 बिलियन की बचत। भारत ने एक बार चोल राजवंश के जरिए समुद्रों पर शासन किया था, वह समुद्री शक्ति अब आधुनिक बंदरगाहों के जरिए लौट रही है, जो भारत को एशिया का लॉजिस्टिक्स हार्ट बना देंगे। और हाईवे, अरे हाईवे सबसे बड़ी कहानी कहते हैं। भारत माला 83,677 किलोमीटर सड़कें, पृथ्वी के चारों ओर 2 बार लपेटने के लिए काफी। 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर, 9,000 किलोमीटर बॉर्डर सिक्योरिटी रोड्स, 2,000 किलोमीटर तटीय हाईवे। भारत हर एक दिन 37 किलोमीटर हाईवे बनाता है, यानी 23 मील रोजाना। मैनहट्टन की लंबाई रोज बनाने जैसा। हर साल 13,500 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे, भारत की पहली असली 8 लेन सुपर हाईवे, 1,380 किलोमीटर। ड्राइविंग टाइम 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे। 8 इंटरचेंजेस, पहाड़ों को काटती 9 सुरंगें। सबसे लंबी सुरंग राजस्थान की चोटियों से होकर 3.6 किलोमीटर तक चलती है। कुल निवेश 108 बिलियन। नतीजा, लॉजिस्टिक्स लागत देश भर में 20 से 25% गिरती है। ये हर साल $100 बिलियन की बचत है। सेक्शन पहले ही खुल चुके हैं। भारतीय आज इन सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं। ब्रिटिश ने भारत का धन निकालने के लिए रेलवे बनाई थी। आजाद भारत धन पैदा करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाता है। अब इस चौंका देने वाली सच्चाई को समझो। अभी जो कुछ भी बताया गया वो किसी दूर के भविष्य के लिए प्लान नहीं है, ये अभी हो रहा है। इसी वक्त बुलेट ट्रेनें, स्मार्ट सिटीज, हाईवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, चिप फैक्ट्रियां, चंद्र मिशन, सब कुछ एक साथ। चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के लिए 30 साल ले गए, भारत ये 10 साल में कर रहा है। और ये वो है जो इसे और भी उल्लेखनीय बनाता है।
चीन ने तानाशाही के जरिए बनाया, भारत लोकतंत्र के जरिए बनाता है। फिर भी भारत उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब 1.4 बिलियन भारतीय एक सपने के पीछे एकजुट होते हैं तो इस ग्रह पर कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था का 8% इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है, 250 बिलियन हर साल। अमेरिका सिर्फ 2.5%, भारत 3 गुना ज्यादा निवेश करता है। नतीजे, सिर्फ 2023 में 10,000 किलोमीटर हाईवे बना, यानी न्यूयॉर्क से लॉस एंजेलिस और वापस, और फिर आधा रास्ता सिर्फ एक साल में। वर्ल्ड बैंक ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जापान से बड़ी, जर्मनी से बड़ी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर उस भविष्य को निश्चित बनाता है, लेकिन ये क्रांति अर्थशास्त्र से भी बड़ी है। ये भारत के एक सभ्यता नेता के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के बारे में है। ये साबित करने के बारे में कि लोकतंत्र कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। दुनिया को ये दिखाने के बारे में कि भारी विकास संभव है जबकि आज़ादी जिंदा रखी जाती है। भारत किसी की नकल नहीं करता, भारत अपने खुद की कहानी लिखता है। और जब भारत सफल होता है, और सफलता गारंटीड है, तो ये कुछ ऐसा साबित करता है जो दुनिया को देखने की जरूरत है कि आज़ादी और प्रगति एक साथ मार्च कर सकती हैं। जब भारतीय मूल्यों से संचालित हों, हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक, गिफ्ट सिटी के ग्लास टावर से लेकर चंद्रयान के चंद्र लैंडिंग तक, वो भविष्य जो दूसरों ने भारत से इनकार किया था, वो भारतीय हाथों से बन रहा है। ये जागरण है, ये परिवर्तन है, ये भारत की सदी की शुरुआत है। ब्रिटिश ने कहा था कि भारतीय खुद पर शासन नहीं कर सकते, भारतीयों ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। पश्चिम ने कहा था कि भारत विकास के लिए बहुत गरीब है, भारतीय दुनिया का सबसे साहसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। संदेह करने वालों ने कहा था कि भारत हमेशा पीछे रहेगा, भारतीय अब अगुवाई कर रहे हैं। पहाड़ों में से हर सुरंग, हाईवे का हर किलोमीटर, कक्षा में हर उपग्रह, निर्मित हर चिप, विस्तारक हर बंदरगाह, उठता हर शहर, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये इरादे की घोषणाएं हैं। भारत कभी कमजोर नहीं था, भारत सिर्फ तैयारी कर रहा था। तैयारी खत्म हो गई है। वो दुनिया जिसने भारत को नजरअंदाज किया, अब कुछ अटल देखेगी। युद्ध के जरिए नहीं, काम के जरिए, धमकियों के जरिए नहीं, उपलब्धि के जरिए, विजय के जरिए नहीं, निर्माण के जरिए। ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति है, ये भारत का पुनरुत्थान है। ये वो है जो हर भारतीय हमेशा से जानता था कि आएगा। भारत का समय आ गया है। सवाल ये कभी नहीं था कि भारत उभरेगा या नहीं, एकमात्र सवाल अब ये है, क्या दुनिया उस चीज के लिए तैयार है जो भारत बन रहा है? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।